हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त मोहित और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का चैप्टर फेडरलिज्म। अब क्या है कि फेडरलिज्म जो चैप्टर है उसको मैंने आधा पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। उसमें हमने डिस्कस किया था कि फेडरलिज्म क्या होता है, कितने तरह के लिस्ट होते हैं और वगैरह वगैरह। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज डिस्कस करते हैं कुछ नया। तो आज के लिए अभी का हमारा टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिसिंग फेडरलिज्म। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अब आपको पता है इंडिया में कैसी पॉलिटिक्स होती है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, क्योंकि हमारी इंडिया कंट्री कैसी कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो फेडरलिज्म यहाँ पे सक्सेसफुल क्यों है, प्रैक्टिस में कैसे है, क्योंकि यहाँ पे हम डेमोक्रेटिक हैं। हमारी कंट्री कैसी है, डेमोक्रेटिक। तो जहाँ कंट्री डेमोक्रेटिक होगी वहाँ पे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने में कोई इशू होगा नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो पाता है, हम अच्छे से फॉलो कर पाते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारी कंट्री ने आइडियल बना लिया किस चीज़ को, तीन चीज़ों को। पहला क्या है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर है, तो डाइवर्सिटी है, तो इस डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट है हमें। दूसरी चीज़ क्या हमने देखी, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म एंड डिज़ायर ऑफ लिविंग टुगेदर। मतलब फेडरलिज्म प्रैक्टिस करना, डिफरेंट लेवल्स पे गवर्नमेंट को चलाना और साथ रहने का जो स्पिरिट है, यह भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे कि फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है, स्मूथली चल रहा है। तो कंट्री के शेयर्ड आइडियल्स ध्यान में रखिएगा। पहला क्या है, फेडरलिज्म ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना। दूसरा क्या है, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी जो है उसकी रिस्पेक्ट। और तीसरा डिजायर ऑफ लिविंग टुगेदर। आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसी सिलसिले में हम बात करेंगे लैंग्वेज पॉलिसी की। तो बात जब लैंग्वेज पॉलिसी की होती है तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, आवर कंट्री डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारी कंट्री में आपने कभी सुना कि आपने नेशनल बर्ड पढ़ा होगा, नेशनल स्वीट पढ़ा होगा, नेशनल एनिमल पढ़ा होगा, बट नेशनल लैंग्वेज नहीं पढ़ा होगा। यानी हमने किसी भी एक पार्टिकुलर लैंग्वेज को अपने कंट्री का नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया है। हम रिस्पेक्ट करते हैं कई सारी लैंग्वेजेस का। सेकेंड पॉइंट, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज बट ओनली 40% पीपल स्पीक हिंदी। हाँ, हिंदी को ऑफिशियल कामों में यूज़ किया जाता है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट इंडिया में सिर्फ 40% लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी बोलते हैं। थोड़ा आश्चर्य वाली बात है ना। हिंदी के अलावा 21 और भाषाएं हैं जिन्हें हम शेड्यूल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, जो हमारे इंडिया में कंसिडर किए जाते हैं। अभी तुरंत हमने डाइवर्सिटी की बात की है, तो डाइवर्सिटी के बारे में हमने बात की है, मतलब कई सारे कल्चर, कई सारे लैंग्वेज, और अब हम लोग लैंग्वेज पॉलिसी जान रहे हैं। तो आप एक बात तो जानते ही होंगे कि हर एक स्टेट का अपना ऑफिशियल लैंग्वेज डिफरेंट होता है। जिस तरह का जो स्टेट, जिस तरह का वहाँ का पॉपुलेशन, जिस तरह की लोकेलिटी, उस तरह का लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इस पॉइंट में वो आप देख सकते हैं, स्टेट्स have their own official language। अब थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, there are around 1500 district languages, 114 major languages, 22 languages in the 8th schedule known as scheduled languages। अब मैंने बताया कि हर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में भी, आप स्टेट में ही नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में भी आप जाओगे तो अलग अलग उसके डायलेक्ट हो जाते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस भी हो जाती हैं। तो 1500 डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेजेस हैं। साथ साथ अगर हम बात करें तो अपनी कंट्री में 114 मेजर लैंग्वेजेस हैं और 21 स्केड्यूल लैंग्वेज है। अब आगे बढ़ते हैं, सारे पॉइंट्स को एक बार गौर से पढ़िएगा। 40% स्पीक हिंदी एज फर्स्ट लैंग्वेज। 40% ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी को मेन लैंग्वेज बोलते हैं, पहली भाषा के रूप में, प्राइमरी भाषा के रूप में हिंदी का यूज़ करते हैं। आगे देखिए, 50% स्पीक हिंदी एज सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेज। मतलब 40% ऐसे लोग हैं जो हिंदी का यूज़ प्राइमरी लैंग्वेज के तौर पे करते हैं, मेन लैंग्वेज के तौर पे करते हैं, बट हिंदी का यूज़ सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज के तौर पे भी किया जाता है। और ये उन 40% लोगों से ज़्यादा है। 50% लोग हिंदी का यूज़ सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज के तौर पे करते हैं। अब अगर बात करें इंग्लिश की, तो मात्र 0.02% ऐसे लोग हैं जो कि इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि मेन लैंग्वेज के तौर पे बात करते हैं, जबकि सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज के रूप में सिर्फ 11% लोग यूज करते हैं। तो अब देख रहे हैं ना कितनी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज को लेके भी डाइवर्सिटी है। तो ये एक लैंग्वेज पॉलिसी में हमें इन चीज़ों को जानना है। अब लैंग्वेज पॉलिसी की बात हमने कर ली,
अब आते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स पे। तो यहाँ देखना, अब लैंग्वेज पॉलिसी की बात तो हो गई, अब हम आते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स पे। In 1947, the boundaries of several old states were changed in order to create new state। अब भैया जब हमें आज़ादी मिल रही थी, जो प्रोसीजर चल रहा था, उस वक्त स्टेट्स को इस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि एक जैसे भाषा बोलने वाले लोग एक जगह पे रहें और उसे हम एक पार्टिकुलर स्टेट बना दें। तो वैसे स्टेट जहाँ पे सिर्फ एक तरह की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उन्हें हम लिंग्विस्टिक स्टेट कहते हैं। अब जैसे कि कुछ स्टेट बन गए भाषा के आधार कि एक जैसे भाषा को बोलने वाले लोगों को एक स्टेट में डाल दिया गया, तो कुछ स्टेट कल्चर के आधार पे भी बने, जैसे कि आप अगले पॉइंट में देखोगे, जो थर्ड पॉइंट है, क्लियर हो जाएगा। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर जियोग्राफी, लाइक नागालैंड, झारखंड एंड उत्तराखंड। तो कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिन्हें हम कल्चर और जियोग्राफी के बेसिस पे भी हमने डिवाइड किया कि अब झारखंड के साथ सीन क्या था, झारखंड और उत्तराखंड के साथ सीन क्या था। झारखंड पहले बिहार में था, तो जो पार्टिकुलर आदिवासी लोग हैं उनका ये कहना था कि हमारा कल्चर तो मेल ही नहीं खाता ना, जो आप बिहार का मेन कल्चर मान के चलते हो, तो हम ऐसा क्यों बोलें कि हम बिहार में रहते हैं, हमारे लिए अलग स्टेट बनाओ, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन है उतना कि हम एक स्टेट के बराबर रह सकते हैं। तो इस तरह से मेनली आदिवासी लोगों के लिए झारखंड बना। अब यहाँ आदिवासी से मतलब वो मत समझ लें जो हुलू लुलू करने वाले लोग होते हैं, कतई नहीं। आदिवासी ट्राइबल, ये लोग ट्राइबल परिवेश से आते थे, बिलोंग करते थे, बट ये एडुकेटेड थे और बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके थे, बट इनकी लैंग्वेज अभी भी ट्राइबल थी, इनका कल्चर अभी भी ट्राइबल था। दैट्स वाई इनको अपने लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए एक अलग स्टेट बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। सिमिलरली नागालैंड और उत्तराखंड के साथ भी हुआ। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में क्या हुआ कि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश में पड़ता था और उत्तराखंड में ठहरे सबसे ज़्यादा पहाड़ी लोग, और यूपी का कल्चर और उत्तराखंड का कल्चर मेल नहीं खाता था। तो वहाँ पे भी पहाड़ी लोगों ने कहा कि भाई हम पहाड़ी हैं, हमारा अलग स्टेट बनाओ, यूपी से हमें ना मिलाओ। तो उस तरह से यूपी और उत्तराखंड भी बने। तो लिंग्विस्टिक स्टेट अब आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो है सेंटर स्टेट रिलेशन। यहाँ देखिए, सेंटर स्टेट रिलेशन कहने का बेसिकली मतलब है कि सेंटर लेवल पे जो गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है, उनके बीच में कैसे रिलेशंस हैं, वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि नहीं। आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, In 1990, the rise of regional political parties started। तो 1990 के पहले भैया सेंटर में एक पॉलिटिकल पार्टी होती थी, उसका राज होता था, स्टेट्स में भी उसकी गवर्नमेंट होती थी। ठीक है, कई ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत कम ही ऐसी जगह थी जहाँ सेंटर की गवर्नमेंट स्टेट में नहीं थी। बट 1990 से रीजनल पार्टीज आने लगी निकल के। उनको ऐसा लगा कि भाई सेंटर वाले लोग क्या जानेंगे हमारे लिए हितकारी क्या है ना। अब आप बताओ, आपके घर में कोई एक कुक रखा गया, तो कुक का काम है खाना बनाना, वो वही बनाएगा ना जो आप लोग उसको बोलोगे बनाने के लिए। अब कुक आके बोले कि सर टुडे आई वांट टू मेक सम स्टफ्ड पराठा एंड सैंडविच एंड ये वो, भाई साहब वो बड़े विलायत से आया हुआ कुक है, बहुत ही पहुंचा हुआ कुक है, और पूरा इंग्लिश में एकदम दिए जा रहा है आपको प्रवचन, और तमाम तरह के पकवानों का नाम बता रहा है। चलो एक दिन आप झेल लोगे, 2 दिन झेल लोगे, 3 दिन झेल लोगे, कभी एक टाइम ऐसा आएगा ना जो आप बोलोगे कि यार तुम्हारा काम खाना बनाना है ना, तो तुम सिर्फ खाना बनाओ, जो कहा गया है वही बनाओ। तुम्हें नहीं पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, भाई वो तो हमें पता है ना। उसी तरह सेंट्रल लेवल की पार्टी को, सेंट्रल लेवल को कहाँ से पता होगा कि स्टेट लेवल के लिए क्या सही है। उसके लिए तो बेटर हम है ना। हमारे बीच का अगर कोई इंसान खड़ा होता है, हमारे बीच के कुछ लोग मिलकर पार्टी बनाते हैं, तो वो ज़्यादा अधिक अच्छा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर जानते हैं आपके प्रॉब्लम्स को, तो वो ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, राइट। ओके, सेकेंड पॉइंट, दिस वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट सिस्टम। अब अलग अलग पार्टीज हैं, किसी एक पार्टी को बहुमत मिल नहीं पा रहा है, कोई एक पार्टी खुद से गवर्नमेंट बना नहीं पा रही है, तो क्या करेंगे, छोटी मोटी पार्टियां मिल जाएंगी और फिर सरकार बना लेंगी। तो यहीं से वो सब चीज़ें शुरू हुई थी। थर्ड पॉइंट, दिस लेड टू न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो अब यहीं से नया कल्चर चालू हुआ, पावर शेयरिंग स्टेट सेंटर के बीच में, और स्टेट लेवल के गवर्नमेंट को भी ऑटोनोमस माना जाने लगा। लास्ट पॉइंट, फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
तो अब क्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इन्फोर्स हुआ था उस टाइम रीजनल पार्टीज कम थी, तो फेडरलिज्म का स्कोप उतना नहीं था। एक सेंटर में पार्टी होती थी, हो सकता है स्टेट में और पार्टियां हो ना हो। तो पहले स्टेट और सेंटर के बीच में जब अलग अलग पार्टीज ही नहीं रहेंगी तो सेंटर स्टेट रिलेशन की बात ही क्या होगी। अगर सेम पार्टी सेंटर में है, वही पार्टी स्टेट में है, तो जाहिर सी बात है अपने बात पर अग्री हो जाएंगे, सब कोई विरोध करने वाला नहीं रहेगा। ठीक है। अब उस ज़माने में क्या होता था कि अगर सेंटर में डिफरेंट पार्टी की गवर्नमेंट है और स्टेट में किसी दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट बन गई, तो स्टेट वाली पार्टी को हटा देते थे, डिसमिस कर देते थे उनकी गवर्नमेंट। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ करके सेंट्रल लेवल वाली पार्टी। तो सेंट्रल पार्टी ने, जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है, उस पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ किया और डिसॉल्व कर दिया स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को। तो ये सारी चीज़ें होती थी पहले, क्योंकि स्टेट लेवल पे बहुत ज़्यादा मजबूत पार्टीज नहीं थी तो सरकार नहीं बनती थी, और इससे फेडरलिज्म के स्पिरिट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता था। हम उसे हेल्दी फेडरलिज्म नहीं कह सकते। ये सब चीज़ें बदली कब? 1990s के बाद, जब रीजनल पार्टीज ग्रो करने लगी तो डिसॉल्व करना असंभव हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो इसका सीधा साधा अर्थ यही है कि सेंटर लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो डिस्टर्ब करेगी स्ट्रक्चर को। तो यहाँ कैसा डिस्टर्बेंस हुआ? यहाँ सेंटर और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट से पावर्स लेके लोकल लेवल की गवर्नमेंट को भी पावर्स दे दिए गए, यानी लोकल लेवल के गवर्नमेंट्स फॉर्म हुए और सेंटर स्टेट के पास ही अभी तक पावर थे ना, अब लोकल लेवल के गवर्नमेंट के पास भी पावर्स हो गए। यही मैंने लिखा फर्स्ट पॉइंट पे, एक बार पढ़ लीजिए। सेकेंड पॉइंट देखिए, लोकल पीपल हैव बेटर नॉलेज एंड आइडियाज अबाउट द रीजन। यही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि जैसे स्टेट लेवल पे भी ये बात थी तो लोकल लेवल पे भी यही बात है। अब स्टेट में एक पार्टी गवर्नमेंट बन गई, बट ज़रूरी तो नहीं है ना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे अगर कोई इलेक्शन होना है, लोकल बॉडीज़ बननी है, तो वो स्टेट में जो रह रहे हैं, वो किसी स्टेट में जो रह रहे हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो क्या जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या बेटर है। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि लोकल लोग ज़्यादा बेटर जानते हैं, इसलिए इनकी बीच में से ही कोई चुना जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एट द लोकल लेवल डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इज पॉसिबल इन डिसीजन मेकिंग। मतलब लोकल लेवल की गवर्नमेंट अगर बन गई तो आपका डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। कैसे? क्योंकि हमारे ही बीच के लोग रहते हैं लोकल लेवल की गवर्नमेंट में, तो जो डिसीजन होगा उसमें हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। अब इस डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बहुत बड़ा स्टेप कब लिया गया? 1992 में, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई और एक थर्ड टीयर के गवर्नमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो जो ये थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी था, वो क्या बताता है? तो उस अमेंडमेंट के बाद कुछ चीज़ें निकल के आई, उन चीज़ों को पॉइंट वाइज बांटा है, एक बार ध्यान से देखना। रेगुलर इलेक्शंस फॉर लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है उसके लिए इलेक्शंस होने रेगुलर इलेक्शंस होने मैंडेटरी हो गए। सेकेंड पॉइंट, सीट्स वर रिजर्व फॉर SC, ST, OBC एंड 1/3 फॉर वुमेन। अब ये जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट बननी है, इसमें SC, ST, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट के साथ साथ 1/3 सीट्स रिजर्व हो गई। किनके लिए? विमेन के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो सके और एक्चुअल पार्टिसिपेशन हो सके और एक्चुअल समस्याएं निकल के आ सके। और इसके इलेक्शंस कंडक्ट कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होता है, उसको किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तो इसके इलेक्शंस कौन कराता था? स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब इससे क्या हुआ कि स्टेट को अपना पावर और अपना पैसा दोनों ही शेयर करना पड़ जाता है लोकल लेवल के गवर्नमेंट के साथ। अब अगर लोकल लेवल की गवर्नमेंट की बात करें तो दो तरह की गवर्नमेंट, आगे देखिए। पहला रूरल लोकल गवर्नमेंट, दूसरा अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब ये जो पहला वाला है वो आया 73rd अमेंडमेंट से और दूसरा वाला आया 74th अमेंडमेंट से। तो यहाँ हमें बस यही दो चीज़ जाननी है। तो जो सबसे पहला आपको एक सर्कल दिख रहा होगा वो ग्राम सभा का सर्कल है। ग्राम सभा में वो लोग होते हैं जो कि वोट देते हैं किसके इलेक्शन में? ग्राम पंचायत के इलेक्शन में। तो वहाँ आप देख रहे होगे ग्राम सभा पे सर्कल किया हुआ है, दे चूज ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत यानी GP एक इस तरह का सिंबल है। अब ग्राम पंचायत का हेड होता है सरपंच। उसी तरह कई सारे ग्राम पंचायत एक साथ मिल गए नीचे, GP देख रहे हो। तो वो कई सारे GP जब मिल गए, कई सारे GP मिलके बनाते हैं पंचायत समिति। अब ये जो पंचायत समिति होती है, जिसे हम ब्लॉक या मंडल भी कहते हैं, अब ये पंचायत समिति जो होती है, तो कई सारी पंचायत समिति मिलके बनाती हैं जिला परिषद। जिला परिषद का हेड हमारे चेयरपर्सन होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है रूरल लोकल गवर्नमेंट का। ध्यान से देख लो, नोट कर लो।
आगे चलते हैं। बिग सिटी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो बिग सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो बिग सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं। इनके हेड होते हैं भाई हमारे मेयर साहब। ये पॉलिटिकल पोजीशन होती है। टाउन्स की अगर बात करें तो टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं और म्यूनिसिपैलिटीज़ के हेड होते हैं म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। तो आज की क्लास में हमने कई सारी चीज़ें जानी। फेडरलिज्म की प्रैक्टिस कैसे होती है, लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ, लोकल लेवल की गवर्नमेंट क्या होती है, अर्बन लेवल की गवर्नमेंट क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने जान ली। तो इसी के साथ क्लास 10th का चैप्टर जो हमारा ये था फेडरलिज्म, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा अपने नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।